हेलो, नमस्कार। कल तक हम लोगों ने टेस्ट 1 में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज डिस्कस करने जा रहे हैं 11 के बाद के क्वेश्चंस। देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाइफर्केटेड द नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड क्रिएटेड अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेन थीम कह रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाइफर्केट कर देता है। पहले ये दोनों एक ही बॉडी था, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, लेकिन बाद में इसको एक सेपरेट बॉडी मिल गया, किसको, शेड्यूल ट्राइब्स को। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम लोग को पता है कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में आया था। 1990 में आया था, इस टाइम दोनों साथ में था, यानी उसमें इसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में नया अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 2003 में। 2003 में वो आया, 2003 में। और उसने क्या किया था, क्योंकि वो जो लगता था कमीशन को कि उनके जो भी सेफ गार्ड हैं, उनके इंटरेस्ट को ना अच्छे से सेफ गार्ड नहीं किया जा रहा है, तो और इफेक्टिवली सेफ गार्ड करने के लिए उनके इंटरेस्ट को एक प्रपोज किया गया कि टू सेट अप अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज by bifurcating the existing combined national commission for SCs and STs। तो इस टाइम तक तो वो एक ही था, लेकिन 2003 में उसको बाइफर्केट करके एक नया कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हमारा डी हो गया। 13th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा हमारे पास कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 10th शेड्यूल क्या है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये आया था 1985 में, और इस टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, 14th क्वेश्चन पे चलता है। With reference to the chief election commissioner, consider the following statement. He/she should hold his or her office till the pleasure of the president। क्या ये बात सही है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर तक? तो नहीं, भले ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट करने के साथ साथ उनको दिया जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो he cannot removed from his office except in the same manner and on the same ground as a judge of the Supreme Court। ठीक, सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट, द सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वैलिड, ठीक है, टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू ओनली। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। With reference to the Central Bureau of Investigation, consider the following statement. The CBI is a statutory body। क्या है CBI statutory body? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। CBI को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ शांतारमन कमेटी, है ना। कौन सा कमेटी? शांतारमन कमेटी। ये कमेटी अपना रिपोर्ट देती है 1962 से 64, 2 में बना और 4 तक इन्होंने काम किया, और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि एक सीबीआई होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, इट डिराइव्स, ये लेता है अपने पावर को कहाँ से, कौन से एक्ट से? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू नीति आयोग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटोरी बॉडी। क्या ये बात सही है? नीति आयोग एक नॉन स्टैट्यूटोरी बॉडी है, तो बिल्कुल सही है। कैसे?
इट वॉज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बिल्कुल नहीं, हम लोग कितनी बार देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं नीति आयोग को, तो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन, ये गलत हो गया। थर्ड, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। एंड ही अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट जो उनका होता है, अपॉइंटेड बाय द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। सॉरी, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 17th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, अब ये पूछ रहा है किसके बारे में? शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इट इज डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी के सेक्शन से, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंडर आर्टिकल 338 इट वाज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कहता है द कमीशन व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरी और इनटू एनी कंप्लेंट हैज ऑल द पावर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट ट्राइंग अ सूट। तो देखिए, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दिया। सारा पावर तो होता है, हैज ऑल द पावर, बट नॉट क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट का नहीं, ये होता है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के बराबर का पावर। अब आते, इट कैन सबमिट अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एज एंड व्हेन इट थिंक नेसेसरी। सही बात है, ये चाहे तो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, 1 और 3 सही हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कंसिडर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, आफ्टर हिज और हर टेन्योर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, नॉट एलिजिबल। The salary, allowances and other conditions of service of the CVC are similar to those of the chairman of EPSC। बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। 19th क्वेश्चन, which of the following bodies have the leader of opposition in राज्यसभा। कौन सा ऐसा बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में है वो अपॉइंटमेंट कमेटी में रहते हैं। तो किस में रहेंगे? द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लेकिन लोकसभा के होते हैं, है ना। इसमें होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लेकिन ये भी लोकसभा के होते हैं। और सीईओ ऑफ नीति आयोग तो अपॉइंट किए जाते हैं पीएम के द्वारा, अपॉइंटेड बाय पीएम। तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर हुआ। इसमें क्या है, कह रहा है कौन कौन से होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं कहाँ के? बोथ हाउस की, और होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फंड्स इज आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या के द्वारा कौन कौन से अकाउंट को ऑडिट किया जाता है? तो ये तो
कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी करते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट को भी करते हैं, और पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट का भी करते हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करते हैं, हाँ इसके सारे अकाउंट को करते हैं, ऑल अकाउंट्स। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसके सिर्फ एक्सपेंडिचर को करते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसके भी ऑल एक्सपेंसेस के एक्सपेंडिचर के करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 3, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा एज वेल एज द कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21 पे। विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है ये? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल ये एक वैधानिक बॉडी है। इसके लिए है द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, है ना, 2005 में कानून आया, उसके तहत इसका स्थापना किया गया। तो ये एक वैधानिक बॉडी होगी। अब इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, MOWCD के अंडर काम करता है। एज पर द कमीशन डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इंक्लूड्स दोज अप टू द एज ऑफ, देखिए यहाँ गड़बड़ी कर दिया, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं। With reference to the Advocate General of a state, consider the following statement. He is the highest law officer in the state. क्या ये सही है कि वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनसे ऊपर कोई भी नहीं होता है स्टेट में, तो वो एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। दूसरा, इट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये भी सही बात है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट सही है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ये भी सही है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज फिक्स्ड फॉर 5 years, ये गलत है। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं, वो अपॉइंट किए जाते हैं अंडर द सील एंड सिग्नेचर ऑफ गवर्नर, है ना, क्योंकि ये स्टेट की बात हो रही तो यहाँ पे गवर्नर आएंगे। तो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के जज जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब तब जाके उनको बनाया जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कि ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 165 में मिल जाएगा इनके बारे में, आप चाहें तो रेफरेंस ले सकते हैं। इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये वहीं पे मिल जाएगा 165। अब यानी 22 का 1 और 2 सही है, 3 गलत, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीवीपैट के बारे में पूछा। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वर फर्स्ट यूज्ड इन बाई इलेक्शन टू द नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड, बिल्कुल सही है। अब ईयर देख लीजिए, हेल्ड इन 2013। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है, 2013 में नागालैंड में पहली बार बाई इलेक्शन हुआ था नॉक्सन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वीवीपीएटी यूज हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कंडक्टिंग एग्जिट पोल एंड पब्लिशिंग रिजल्ट्स ऑफ एग्जिट पोल्स वुड बी प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा और विधानसभा राज्यों में जो होता है उनका जब भी इलेक्शन हो रहा होगा तो पोल कंडक्ट करना, एग्जिट पोल कंडक्ट करना या उसके रिजल्ट को दिखाना टीवी पे या प्रिंट मीडिया के द्वारा, ये बंद कर दिया गया था, है ना, ताकि इससे लोग प्रभावित होकर वोट नहीं डालें, लोग पहले अपना वोट अपने अनुसार डालें। तो ये हमारा क्वेश्चन कि वीवीपैट के बारे में और कंडक्टिंग एग्जिट पोल्स के बारे में।
हम देखेंगे कि अगर इसके बारे में देखा जाए तो 2009 में 2009 में एक प्रोविजन आया था कि नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल एंड पब्लिश और पब्लिसाइजेज बाय मींस ऑफ द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, मतलब किसी तरह का नहीं कर सकता है, रिजल्ट नहीं दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 23 का सी। 24th क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस टू कमिश्नर्स ऑफ CIC अंडर RTI एक्ट, they should not be a member of parliament or member of the legislature of any state or union territory। यानी ना तो वो MP होने चाहिए और ना MLA। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि they should not hold any other office of profit or connected with any political party। ठीक है, इसके आगे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि they should not a member of parliament or member of the legislature of any state or union territory and they should not hold any other office of profit or connected with any political party। सेकंड, जो कमिश्नर बनेंगे CIC के, they are appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of prime minister as chairperson, the leader of opposition in the Lok Sabha and union cabinet minister nominated by the prime minister। ये भी सही बात है, उन्हीं के द्वारा भले ही अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन एक कमिटी रिकमेंड करेगी कमिश्नर के नाम को, और वो कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरपर्सन के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे। ऑप्शन 3 है कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years until they attain the age of 62 whichever is earlier। तो सोच के बताइए कि क्या ये सही लग रहा है कि जो CIC के कमिश्नर होंगे वो 62 इयर्स के होंगे? सेंटर की बात चल रही है ना, तो यहाँ आ जाएंगे 65 इयर्स। यहाँ गड़बड़ी हो गई। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये एक पॉइंट होता है कि ये लोग दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते, रीअपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया consider the following statement। He receives such remuneration as the president may determine। क्या प्रेसिडेंट उनका सैलरी डिटरमाइन करते हैं? बिल्कुल सही बात है। He must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court। ये भी सही बात है, तो हमारा आंसर हो गया बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Central Vigilance Commission, which of the following statement is or are correct। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात चल रही है, तो it was established in 1964 by an executive resolution of central government। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, और ये रिकमेंड किया गया था संतानमन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1962-64। तो यहाँ 64 है, एस्टैब्लिश्ड हो गया था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन था। अच्छा, प्रेजेंटली इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, इट इज इन 2003 इट बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी। एक्चुअली हुआ यह था कि ओरिजिनली द CBC वाज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। लेटर इन 2003 द पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ कन्फरिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन द CBC। ठीक है, तो पहले ये दोनों में से कुछ नहीं था, बाद में 2003 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। 27 पे आते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है, तो इसमें कहता है द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 5 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो ये
ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा है और इतना डेटा जल्दी कोई याद रखता नहीं है, तो इस स्टेटमेंट में एक जवाब पे गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन, ये 5 नहीं होगा, ये होगा 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। सेकंड ऑप्शन आते हैं, मतलब ये कहाँ, तो एट दी स्टेट लेवल, ठीक है, एट दी स्टेट लेवल। मेंबर ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अभी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इस तरह के पोस्ट पे। तो ऑप्शन 1 भी गलत, ऑप्शन 2 भी गलत, 3 सिर्फ सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3 ओनली, है ना। नेक्स्ट आते हैं, या इसके बारे में एक स्टेटमेंट बता दूं कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65, ठीक है, 5 years और 65 years ओल्ड। उसके बाद विच एवर इज अर्लियर, आपको पता होना चाहिए विच एवर इज अर्लियर। अब मान लीजिए कि 63 years में वो बनते हैं, वो सिर्फ 2 साल रह पाएंगे, कि क्यों, क्योंकि उसके बाद वो 65 के हो जाएंगे तो वो हट जाएंगे। लेकिन अगर वो 45 में बन जाते हैं तो वो 5 years के लिए रहेंगे और 50 years तक रिटायर हो जाएंगे और उनके बाद उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहता है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस है, और एग्रीकल्चर की बात चल रही है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा एंड फार्मर वेलफेयर। प्राइम मिनिस्टर सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट, क्या ये सही लगता है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड है तो इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? कॉमन सेंस की बात, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर serve as its president. Option 3. Recently, it has published an integrated mobile app called Kisan, a कृषि integrated solution for agri application navigation for farmers of country। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट अभी किसान न्यूज़ में था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही है, 2 गलत। अगर हमें पता चल जाए बस कि हाँ ये 2 गलत है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही सर्व करते हैं इसके प्रेसिडेंट के रूप में, तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी कि आंसर ऑटोमेटिकली, अगर हमें ये भी नहीं पता है तो हो जाएगा बी, 1 एंड 3। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो सेट अप द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स इन थिरुवनंतपुरम फॉर अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। तो क्या ये सही बात है कि इसरो ने ये किया है? बिल्कुल नहीं, इसरो ने नहीं किया है, ये किया है INCOSPAR, इसने सेटअप किया है थुम्बा में एक इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अच्छा, अब कह रहा है अप्सरा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन एशिया टू हैव अचीव्ड क्रिटिकल लीव। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये 4 अगस्त 1956 से है, ठीक। इट इज अ पूल टाइप रिएक्टर of 1 megawatt power with a highly enriched uranium as fuel, hence 4.5 kg in the form of pellets. Light water was used as both moderator and coolant, ठीक है। इसीलिए आप इनको स्पार का फुल फॉर्म आपको जिनको नहीं पता उनको बता दें,
INCOSPR का मतलब है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। It was set up the government of India. It was set up by the government of India in 1962 with the visionary Dr. Vikram Sarabhai at its helm. INCOSPAR set up the Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERL) in Thiruvananthapuram for UAR. ISRO formed in 1969, superseded the अर्ल्सवाइड इंस्को। मतलब ये है ना कि इसरो उसके बाद 1969 में आता है। ये 1969 में आने के बाद 1962 में जब ये बना होता है इनकोस्पार, उसको सुपरसीड कर लेता है। तो उस समय इसरो नहीं था जब इनकोस्पार था, यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, वो 62 से था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट तो हम देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा और दूसरा सही है, तो आंसर होएगा बी 2 ओनली, क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा। कभी कभी यहाँ भी ध्यान देना होता है कि यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। क्या ये सही है? ट्राई के बारे में पूछ रहा है। ट्राई आजकल न्यूज में भी था कि सही है कि नहीं, कि established by an executive resolution. It was established by an act of parliament called the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997. ये 1997 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बना गया था। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, एग्जीक्यूटिव वाला, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन वाला। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1997 में बना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCSK was constituted as a statutory body but presently it is working as a non-statutory body। यह भी सही बात है। क्या हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12 अगस्त 1994 as a statutory body for a period of 3 years, that is up to 31st March 1997. Now it is acting as a non-statutory body of Ministry of Social Justice and Empowerment। ठीक है, उसके अंडर ये काम करता है। शुरू में इसको 3 साल के लिए बनाया गया, लेकिन ये अब काम करता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, तो इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है वाज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3। द नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब इज अ नेशनल कमीशन सेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, किस लिए? टू स्टडी वेरियस डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इन इंडिया। तो हमारा सिर्फ कौन सा सही है? 2 ओनली। तो इसी के लिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।